हेलो स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में नए सत्र में स्वागत है। तो बेटा पढ़ते हैं आज एक नया लेसन जिसका नाम है लहासा की ओर और इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। चतुर्थ भाग एक पुस्तक के गद्य खंड का दूसरा लेसन है, यानी दूसरा पाठ है लहासा की ओर। लहासा एक जगह का नाम है। तो प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लें पाठ का। जो लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, उन्होंने इस पाठ को एक यात्रा वृतांत के रूप में लिखा है। प्यारे बच्चों, यात्रा वृतांत मानी यात्रा का विवरण, यानी उन्होंने खुद अपने सहयात्री जिसका नाम सुमति है उसके साथ इस स्थान की यात्रा की है। आपको मैं और परिचय बता दूं, राहुल सांकृत्यायन जी घूमने वाले यानी घुमक्कड़ी स्वभाव के व्यक्ति थे। खूब घूमने फिरने वाले साहित्यकार थे। अनेक देशों की यात्राएं इन्होंने की हुई हैं। लगभग 150 के लगभग इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। उनमें अधिकांश यात्राओं का ही विवरण है, कुछ यात्राओं का विवरण भी उनमें है। मूलतः इनका बेटा नाम जो केदार पांडे था, इनका नाम क्या था? केदार पांडे था। बाद में ये इन्होंने बौद्ध धर्म का अनुसरण किया श्रीलंका जाकर के और अपना नाम परिवर्तन क्या कर दिया? राहुल सांकृत्यायन का नाम हुआ। जो आपके पास पाठ है लहासा की ओर, एक मैं बता चुका हूँ, लहासा एक जगह का नाम है। अब आपके मन में सवाल है यात्रा कब की? यात्रा बेटे 1929-30 में, 1929 और 30 में इन्होंने लहासा की यात्रा की। किसके साथ? अपने सहयात्री बनी जो साथ का एक यात्री और था, सुमति। अब क्या क्या उन्हें वहाँ अनुभव हुआ, कैसी यात्रा है? बड़ी जटिल यात्रा है ये, बड़ी दुर्गम है। दुर्गम यानी कठिन यात्रा है। पहाड़ी मार्ग ज़्यादा हैं, समुद्र तल से बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं वो स्थान जहाँ ये यात्रा में गए हैं। बड़ी अच्छी सी प्रथाओं का भी वर्णन दिया इन्होंने इस पाठ में किया है। कुछ अच्छी प्रथाएं हैं और कुछ बहुत गरीबी का माहौल है। जो जो भी बताया है वो इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं लहासा की ओर। ध्यान दें बेटा, किताब में आप लोग भी किताब ओपन कर लें। लहासा की ओर वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, इस पाठ में बहुत जटिल शब्दावली का भी प्रयोग किया जाएगा। कुछ बहुत हार्ड वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। देखना, लिखा है फरी कलिंगपोंग। ये जगह का नाम है बेटा। क्या नाम है? फरी कलिंगपोंग। लिखा है फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। इन्हें लेखक हमें बता रहे हैं राहुल सांकृत्यायन जी, जब फरी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं खुला था तब इसी लहासा की रास्ते लोग जाते थे। नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक नहीं, यानी यहाँ से केवल व्यापार ही नहीं होता था, सैनिक रास्ता भी था। ये सैनिकों का भी रास्ता था। कौन? लहासा जो बताया जा रहा है। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ, यानी जहाँ फौजी टुकड़ियाँ रहती हैं, और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। जैसे जैसे उन्हें यात्रा में दिखाई दे रहा है, जो जो अनुभव हो रहा है वो हमें राहुल सांकृत्यायन बता रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि कई जगह वहाँ पर फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं जहाँ पर कभी चीन की पलटन में सेना रहती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग मैंने किले बोला गया, दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ कुछ घर आबाद मैंने जहाँ लोग बसे हुए हैं, स्वतंत्र हैं, वो दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही एक परित्यक्त मैंने छोड़ा हुआ परित्यक्त एक चीनी किला था। लेखक हमें बता रहे हैं कि एक छोड़ा गया किला था, चीनी किला, चीनी सेना का किला। क्या हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं। ध्यान होगा आपको, मैंने क्लास में आपको थोड़ा सा डिस्कस किया था इस लेसन का, जिन बच्चों ने ऑफलाइन में पूछा था। यानी काफ़ी लेसन हमारे ऑफलाइन में ख़त्म हो चुके हैं। 4 लेसन हमारे ऑफलाइन में पढ़ाए जा चुके हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने, मैं एक बार फिर याद दिला दूँ आपको, जिन विद्यार्थियों ने वो कार्य नहीं किया वो कॉपी में बेटा कर लें, आपकी सुविधा के लिए, आगे आपको मार्क्स में एग्जाम में असुविधा न हो बेटा। यहाँ पर मैंने आपको बताया था क्लास में भी बेटा
कि चीन में वहाँ जो ये यात्रा की गई है ल्हासा में, वहाँ पर जो चाय बनाने का तरीका है वो डिफरेंट है। क्या है देखना, लिखा है हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं, क्योंकि प्राचीन समय में पर्दा प्रथा का प्रचलन था, लेकिन यहाँ पर तिब्बत में पर्दा का प्रचलन नहीं है, औरतें पर्दा प्रथा नहीं अपनाती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिकमंगों मानी भिखारियों, जो लो कैटेगरी के भिखारी हैं, कुछ लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। जो छोटी श्रेणी के लोग हैं, भिखारी हैं, उनको लोग चोरी के डर से अपने घर नहीं आने देते हैं। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते। इसके अलावा सभी लोग उनके घरों के अंदर जा सकते हैं। ये तिब्बत की जो सामाजिक व्यवस्था है उसके बारे में राहुल सांकृत्यायन हमें बता रहे हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, चाहे आप उनसे परिचित भी न हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। अब मैंने जो आपको क्लास में बात बताई थी कुछ सेक्शन में, तो वही बात यहाँ बताई जा रही है। क्या कि कैसी वहाँ चाय बनती है, देखना, ध्यान देना बेटा। लिखा है वह आपके लिए उसे पका देगी, मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। यही बात मैं आपको क्लास में बता चुका था, फिर दोहरा रहा हूँ कुछ सेक्शन में ही, जहाँ ये पार्ट बच्चों ने मुझे पूछा था, कुछ सवाल पूछे थे, वहाँ मैं एक बार फिर आपको ऑनलाइन में बता रहा हूँ बेटा कि वहाँ की चाय में मक्खन डाला जाता है, सोडा डाला जाता है, नमक डाला जाता है। आप घर की बहू को दे सकते हैं। वह चाय चोंगी, क्या है बेटा नाम? चोंगी एक बर्तन है। मैं कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग के बिना बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, जिसे खोटी बोला गया है, रख के आपको दे देगी। आपने अपना चाय का सामान दिया, मक्खन दिया, सोडा नमक दिया, और घर की जो बहू है, सास है, वो उसको आपको कूट करके वापस दे देगी। तब क्या हो रहा है देखना, यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है, जो बैठक का कमरा है वो चूल्हे से, मैंने किचन से दूर है, रसोई घर से दूर है, और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, यदि आपको डाउट हो रहा है जितना मक्खन मैंने चाय में बनाने के लिए दिया था घर की सास या बहू को वो नहीं डाला होगा, तो देखना क्या हो रहा है, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मत कर ला सकते हैं। जिस पात्र में उसको डाला जाता है, जिसको चोंगी बोला गया है, चोंगी, आप खुद भी उसके अंदर जा करके ऐसा कर सकते हैं, उसमें मथ करके ला सकते हैं, चाय को मथ करके ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। जब चाय का रंग तैयार हो जाता है उसमें फिर नमक मक्खन डाला जाता है। इस प्रकार की चाय बनाई जाती है तिब्बत में, हमें बता रहे हैं लेखक राहुल सांकृत्यायन। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आपको मैं समझा रहा हूँ ये पाठ, वैसे ही आपको किताब की सहायता से पढ़ना है और बार बार सुनना है, समझना है। यहाँ तक अगर कोई समस्या हो आप हमें प्रश्न पूछें, लेकिन जैसा आपको क्लास में बताया गया है, हर लेसन की तरह, जैसा आपने हर लेसन में किया है, जो आपको याद होगा, मैंने कहा था काउंटिंग में आप पहले वर्ड मीनिंग जरूर लिखें किताब की सहायता से, या जो मैंने भेजे हैं वो भी आप लिखें, लेकिन काउंटिंग में जरूर लिखें और ध्यान से लिखें, अशुद्धि ना करें। ठीक है बेटा, क्योंकि कॉपी के भी मार्क्स हैं, जो आपकी नोटबुक हैं उसके मार्क्स हैं। एवरी सब्जेक्ट, जो आपको हमने क्लास में बताया था, 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, बाकी 20 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल है। एवरी सब्जेक्ट, नॉट ओनली हिंदी। तो 20 मार्क्स की आपका क्या है, प्रैक्टिकल है, हाफ ईयरली का अलग, एनुअल का अलग। तो आपको ऐसे ढंग से कॉपी भी तैयार करनी है और बार बार लेसन को पढ़ना भी है, समझना भी है। फिर भी कोई समस्या हो आप हमें सवाल अवश्य पूछें। इससे आगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।